हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 95.1% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। देखिए, संसदीय अध्यक्ष ने यह घोषणा की है कि 95.1% मतों के साथ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को इस पद के लिए चौथी बार फिर से चुना गया है। इस 26 मई 2021 को सीरिया में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव एक दशक पहले सीरिया के विद्रोह युद्ध की शुरुआत के बाद से यह दूसरा चुनाव था। वर्ष 2014 में जो है बशर अल असद ने लगभग 89% वोट हासिल किए थे। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल सालोम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों ने इस संयुक्त बयान में जारी किया है, जिन्होंने कहा कि सीरिया में हुए इस चुनाव जो है वो सिर्फ एक दिखावा है। ठीक है, क्योंकि उनका जो है गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए जस्ट बिकॉज कि आपके यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे बड़े बड़े देश जो है इसको एक दिखावा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, इसका शॉर्ट में जो नाम है सेहत है। ठीक है, ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किए हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफी मदद मिली है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी प्रोफेसर CNR राव। देखिए, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में, ठीक है, अनुसंधान के लिए उनको दिया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन ऊर्जा के ऊपर काम करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रोफेसर CNR राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी है आपका विरल आचार्य। देखिए, भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियड अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियड फाउंडेशन ने कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों से अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में काफी योगदान दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 1989 की बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी कि OSD बनाया है? ऑप्शन ए अशोक कुमार, ऑप्शन बी अरुण कुमार मेहता, ऑप्शन सी BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है आपका मोहन कुमार सिंह।
देखिए, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BBR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OST बनाया है। वे 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, BBR सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी बलबीर सिंह सीनियर, ऑप्शन सी ध्यानचंद सिंह, ऑप्शन डी है आपका अशोक कुमार। देखिए, पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम को जो है 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलबीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबीर सिंह जूनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबीर सिंह सीनियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चरल डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली पर इस दिशा में जो है यह पहला कदम हो सकती है। शोधकर्ताओं ने 2 अल्ट्रा थिन मेटल लेयर्स से बने इलेक्ट्रोट्यून करने योग्य ग्लास का निर्माण किया है, जिसमें अपवर्तनांक को कम वोल्टेज के माध्यम से भी बदला जा सकता है और जो दृश्य और अवरक्त विकिरण को फिल्टर करता है। IIT गुवाहाटी की टीम ने उत्कृष्ट धातुओं का उपयोग करके स्मार्ट विंडो ग्लास तैयार किया है, जो मौसम और जलवायु की स्थिति के आधार पर सौर विकिरण की तीव्रता को नियंत्रित कर सकता है। यह स्मार्ट ग्लास वाहनों, लोकोमोटिव, हवाई जहाज और ग्रीन हाउस आदि में कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा IIT गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर आगे बढ़ने में हमारे लक्ष्यों में मदद करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, विद्युत मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के विश्व प्रसिद्ध बाल साहित्यकार, चित्रकार और डिजाइनर एरिक कार्ले का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी बाल साहित्यकार, चित्रकार और डिजाइनर एरिक कार्ले का जो है 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 25 जून 1929 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में जन्मे एरिक कार्ले ने कई प्रसिद्ध बाल पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें उनकी सबसे प्रमुख पुस्तकें द वेरी हंग्री कैटरपिलर भी शामिल है, जिसकी वर्ष 2018 तक लगभग 50 मिलियन प्रतियां बिक चुकी थी और 60 से अधिक भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। उन्होंने प्रसिद्ध बाल साहित्यकार बिल मार्टिन जूनियर के साथ काम किया और वर्ष 1967 में उन्होंने ब्राउन बियर व्हाट डू यू सी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो उस समय की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बनी और जिसने कई पुरस्कार भी जीते। एरिक कार्ले ने अपने करियर में 75 से भी अधिक पुस्तकें लिखी और या उनमें चित्रकारी की है। एरिक कार्ले ने जर्मनी से ग्राफिक आर्ट की पढ़ाई की और वे वर्ष 1950 में ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद एरिक कार्ले वर्ष 1992 में पुनः अमेरिका यानी न्यूयॉर्क लौट आए थे। यहाँ जो है उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम किया और बाद में उन्हें कोरियाई युद्ध के दौरान सेना में शामिल कर लिया गया। सेना से लौटने के बाद वे द न्यूयॉर्क टाइम्स में पुनः शामिल हो गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार यानी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए पेनपा, सॉरी ये किसे, ठीक है, ऑप्शन ए पेनपा तेसरिंग, ऑप्शन बी केलसंग दोरेस, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर सांगे, ऑप्शन डी रॉबर्ट डेस्ट्रो। देखिए 53 वर्षीय पेनपा तेसरिंग को धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार यानी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का अध्यक्ष चुना गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर सिक्योंग कहा जाता है। ज्ञात हो कि पेनपा तेसरिंग तिब्बत की निर्वासित सदस्य के पूर्व अध्यक्ष है। पेनपा तेसरिंग ने अपने कॉलेज के दौरान तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन और नाइजीरियाई तिब्बती मैत्री संघ के महासचिव के रूप में कार्य किया है और बाद में वर्ष 2001 से 2008 तक दिल्ली में तिब्बती संसदीय और अनुसंधान के केंद्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किए हैं। नियमों के मुताबिक दुनिया भर के किसी भी देश में रह रहे 18 वर्ष से अधिक आयु के तिब्बती शरणार्थी मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। ज्ञात हो कि भारत समेत विश्व भर के तमाम देशों में 1.3 लाख से अधिक शरणार्थी मौजूद हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार या केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को भारत सहित विश्व स्तर पर किसी भी देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है। वर्ष 1969 में कर्नाटक के बाइलाकुप्पे रिफ्यूजी कैंप में जन्मे तेसरिंग ने बाइलाकुप्पे में तिब्बती केंद्रीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पेनपा तेसरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।